Assalamualaikum. With the research lecture number 2, here we will learn about the research process, and the lecture is taken from the book Research Methods in Clinical Psychology, and I will recommend you this book for the clear understanding of research process. First we will talk about the stages and research process. Stages are the sequence of steps that researchers go through during a project. The steps can be grouped into 4 major stages. Like all such frameworks, it is idealized in that the stages are not always distinct and may interact with each other. However, we find it a useful way of thinking about how research is conducted, both one's own and other people's. स्टेजेस को समझने से हमें ये पता लग जाएगा कि हमें रिसर्च को, पूरे प्रोजेक्ट को किस तरह से कंडक्ट करना है और इसके कितने स्टेप्स हैं, कितनी स्टेजेस हैं। तो बेसिकली हम इसको 4 मेजर स्टेजेस में डिवाइड करते हैं और ये सारी स्टेजेस एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं होती, एक दूसरे के साथ लिंक्ड कर रही होती हैं किसी ना किसी तरीके से। और अगर हम इन सारी स्टेजेस को समझ लेंगे तो हमें ये समझ आ जाएगा बड़े अच्छे तरीके से कि हमें रिसर्च को किस तरह से करना है, चाहे वो हमारी अपनी रिसर्च है या किसी और पर्सन की रिसर्च है, हम उसको हेल्प आउट कर सकते हैं इन कंडक्टिंग द रिसर्च प्रोसेस। द स्टेज नंबर 1, ग्राउंड वर्क. Here is an overview of groundwork, but in our next lectures we will read that in detail from the chapter number 3. This stage involves both scientific issues. Scientific issues में कौन कौन से issues हैं? Choosing the topic, reviewing the literature, specifying the conceptual model, formulating the research questions. ये हमारे साइंटिफिक इश्यूज हैं जिसमें हमने इस स्टेज में ये देखना होता है कि हमें टॉपिक को किस तरह से सिलेक्ट करना है, हमने लिटरेचर को कैसे रिव्यू करना है, हमने कंसेप्चुअल मॉडल जो हमने वेरिएबल सेलेक्ट किए हैं उस पर वो मॉडल किस तरह से बनाना है, उसके बाद हमने वो रिसर्च क्वेश्चन को किस तरह से फॉर्मुलेट करना है। और दूसरा आता है हमारे पास प्रैक्टिकल इश्यूज। अब ये सब सिलेक्ट करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशनल, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल या एथिकल प्रॉब्लम्स हैं, हमने उनको सॉल्व किस तरह से करना है या वो किस तरह से सॉल्व आउट हो सकते हैं। ये सब हमें ऊपर वाला फ्रेमवर्क करने के बाद पता लगेगा कि इस टॉपिक के या इस रिसर्च के कोई प्रैक्टिकल इश्यूज भी हैं या नहीं हैं। वी विल वर्क ऑन द बोथ इश्यूज, दैट इज साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल. However, we will argue that devoting careful thought at this stage repays itself with interest during the course of the project. अब ये स्टेज एक ऐसी स्टेज है कि अगर हम इस पे बहुत केयरफुली, अगर हम अपना इस पे टाइम इन्वेस्ट करें, अपने रिसोर्सेज पुट करें, अच्छे से रीडिंग करें, तो ये स्टेज एक ऐसी स्टेज है जिससे हमें थ्रू आउट पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है. सो द ग्राउंड वर्क इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. The second stage is measurement. What are the measurement? Having formulated the research questions, the next step is to decide how to measure the psychological constructs of interest. We are here using the term measurement in its broadest sense to encompass qualitative as well as quantitative approaches to data collection. यहाँ पे अगेन मेजरमेंट का एक ओवरव्यू है जिसको डिटेल में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 7 में कि मेजरमेंट जो हमारी सेकंड स्टेज है ये किस तरह से कंडक्ट की जाती है या किस तरह से हम इस पर वर्कआउट करते हैं. तो रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, इसमें हम डिसाइड करते हैं जो हमारे इंटरेस्टिंग या हमारे टॉपिक के या क्वेश्चन के जो कंस्ट्रक्ट्स हैं या वेरिएबल्स हैं, हम उनको किस तरह से मेजर करेंगे. अब वो डिपेंड करता है कि हमारा रिसर्च मेथड जो है वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव अप्रोच है जिसके थ्रू हमने डाटा कलेक्ट करना है, इधर दैट इज़ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. तो इस मेथड को हम किस तरह से मेजर करेंगे डाटा कलेक्ट के लिए, इसको हम मेजरमेंट का नाम दे रहे हैं. दैट इज़ द ब्रॉडेस्ट सेंस ऑफ कलेक्टिंग डाटा. थर्ड स्टेप और स्टेज इज डिज़ाइन. Research design issues concern when and from where the data will be collected. For example, who will be the participants? Will there be an experimental design with a control group? How many pre- and post-assessments will there be? What ethical concerns need to be addressed?
These design issues can usually be considered independently of measurement issues. The research question, measurement procedures, and design together constitute the research protocol, the blueprint for the study. Having gone through these first three stages, the researcher will usually conduct a small pilot study whose results may cause them to rethink the protocol and possibly to conduct further pilots. Eventually, the protocol is finalized. The last stage then consists of implementing it. तो तीसरी स्टेज है हमारे पास डिज़ाइन करना. रिसर्च वर्क जो हम करने जा रहे हैं अब उसको हम डिज़ाइन करेंगे. इसको डिटेल में हम देखेंगे इन चैप्टर नंबर 8, 9, 10 एंड 11 में. रिसर्च डिज़ाइन में हम उन इश्यूज़ को डिक्टेट करते हैं जिससे हमें ये पता लगेगा कि हमने डाटा जो मेजरमेंट्स और वेरिएबल्स हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, अब हमने उससे रिलेटेड डाटा जो है वो कहाँ से कैसे कलेक्ट करना है. फॉर एग्जांपल हमारे पार्टिसिपेंट्स कौन से होंगे, हमारा रिसर्च डिज़ाइन जो है वो एक्सपेरिमेंटल होगा, कोरिलेशनल होगा या एटसेट्रा, कोई भी रिसर्च डिज़ाइन हो सकता है. अब हम इसमें कितनी असेसमेंट्स करेंगे, पहले या बाद में. प्री एंड पोस्ट असेसमेंट्स भी होती हैं, ये भी एक मेजरमेंट डिज़ाइन है हमारे पास, असेस करने का तरीका है. इसके अलावा कौन से एथिकल कंसर्न्स हैं जो हमें इस स्टडी को कंडक्ट करते हुए जहन में रखनी हैं. तो ये सारी चीज़ें भी हम डिज़ाइन में देखेंगे. ज़्यादातर क्या होता है, हम जब डिज़ाइन इश्यूज सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो हम इसको मेजरमेंट से हट के मतलब इंडिपेंडेंटली खुद से उसको सेलेक्ट कर लेते हैं. उन डिज़ाइंस को हम मेजरमेंट इश्यूज को जहन में नहीं रखते, हालांकि ऐसा नहीं होता. हमारे रिसर्च क्वेश्चंस हैं, मेजरमेंट प्रोसीजर्स हैं या डिज़ाइंस हैं, ये इकट्ठे मिल के रिसर्च प्रोटोकॉल बनाते हैं, मतलब एक एक्चुअल साइंटिफिक प्लान बनाते हैं एक रिसर्च को कंडक्ट करने का. और ये एक तहरीरी बयान होता है हमारा कि हमने किस तरह से अपनी स्टडी को कंडक्ट करना है. ये हमारा एक ओवरऑल प्लान होता है. अब हम इन 3 स्टेजेस को जो हमने लिख के दिया है, एक तहरीरी उसका ब्लूप्रिंट हमने दे दिया है, अब हम उसको कंडक्ट किस तरह से करेंगे. तो सबसे पहले हम इसकी एक छोटी सी पायलट स्टडी कर लेते हैं. पायलट स्टडी में क्या होता है, हम थोड़े से 50 या 25 का सैंपल लेके हम उस पर वो सारी मेजरमेंट्स अप्लाई करके रिजल्ट्स निकाल के देखते हैं कि क्या जो हम चेक करना चाह रहे हैं वो रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे. अगर नहीं आ रहे तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसमें अगर हमारा जो भी रिसर्च प्रोटोकॉल है, प्लान है, जो भी स्टेज है उसकी पहली, दूसरी या तीसरी जहाँ पे हमें थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेंगी, हम वहाँ पे उन चेंजिंग्स को करके दोबारा से पायलट्स कंडक्ट करते हैं, ताकि हम ऐसा ना हो कि पूरी रिसर्च कंडक्ट कर लें और एंड में पता लगे कि हमारा तो रिसर्च क्वेश्चन ही गलत है. तो उससे बचने के लिए हम ये पायलट्स को कंडक्ट करते हैं. और जैसे ही हमारा ये प्रोटोकॉल फाइनलाइज्ड होता है, देन हम इस पे फाइनल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हमारे रिसर्च टॉपिक्स पे, मतलब एक मेन स्टडी कंडक्ट करते हैं, एक मेन डाटा कलेक्शन करते हैं जिसमें हमारा सैम्पल साइज काफ़ी ज़्यादा होता है. Now the fourth and final stage is analysis, interpretation and dissemination. Here the data are collected, analyzed, interpreted, written up, possibly published and let us hope acted upon. फोर्थ एंड फाइनल स्टेज में हम डाटा जो कलेक्ट कर लिया है हमने, जो डाटा हमने मेजर किस तरह से करना है वो सारा डिसाइड कर लिया हुआ है. अब हम फाइनल और एक्चुअल डाटा हम कलेक्ट करेंगे, उस पर एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस रन करेंगे, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू उसको इंटरप्रेट करेंगे, जो भी फाइंडिंग्स आई हैं उसे इंटरप्रेट करेंगे, उसको राइट अप करेंगे और अगर पॉसिबल हो तो हम अपने पूरे रिसर्च प्रोटोकॉल को, पूरी हमारे प्रोजेक्ट को हम पब्लिश करेंगे इस उम्मीद के साथ कि लोग इस पर अमल कर सकें. Now it is also important to understand the wider context in which research is being conducted. However, we will also examine some key philosophical, professional and political issues that are central to thinking about the whole research enterprise. Although following these arguments is not necessary for learning purely technical research skills, it is important to understand the wider context in which research is being conducted. As doing so, we will lead to more focused, coherent and ultimately useful research programs. It is also important to keep in mind that doing research is much more than the exercise of a set of techniques. For example, carrying out research involves imagination and empathy, problem-solving skills and critical thinking.
and ethical reflection and social responsibility. अब ये सब सारी स्टेजेस देखने के बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस जो हम जिस एरिया में रिसर्च कंडक्ट करना चाह रहे हैं उसमें वो कौन सा एरिया है, फिलोसफिकल है, प्रोफेशनल है या कोई पॉलिटिकल इशू है। इससे क्या होगा कि हम उस एक एरिया के अंदर फोकस्ड रह के रिसर्च करेंगे और ज़्यादा अच्छी रिसर्च करेंगे। लेकिन इन एरियाज़ को या इस पे आर्ग्यू करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये एक प्योरली टेक्निकल रिसर्च स्किल्स में एक शामिल नहीं होता है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वाइडर कॉन्टेक्स्ट कि बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा एरियाज़ हैं, इनमें कौन सी एरिया पे कौन सी थ्योरी पे फोकस्ड होके आपको काम करना है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है रिसर्च करने में कि इससे जस्ट हमें टेक्निक्स का, डिज़ाइंस का, मेथड्स का ही पता नहीं लगता रिसर्च की एक पूरी एक्सरसाइज के दौरान। इससे हमारी इमेजिनेशन बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, हमारा एम्पैथी लेवल बढ़ जाता है, हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इम्प्रूव हो जाती हैं, हम क्रिटिकल वे में चीज़ों को सोचना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा एथिकल रिफ्लेक्शंस हमारी डेवलप हो जाती हैं कि दैट इज़ राइट और रॉन्ग, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर आ जाती है। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर इम्प्रूव हो जाती हैं जस्ट सिंपल एक रिसर्च करने से। जो नॉलेज बढ़ता है वो तो बढ़ता है, लेकिन हम खुद कितने साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो जाते हैं इसका आपको अंदाज़ा नहीं है, रिसर्च करने के बाद ही आपको इसका पता लगता है। सो दैट इज़ द today's lecture. Soon we'll come back with my next lecture. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।